हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो बज चुके हैं 8 और आप सभी हो गए हो तैयार टेस्ट देने के लिए। लेकिन जो टेस्ट देने वालों का नंबर है वो आप भी बहुत कम है, यानी आप लोग शेयर कर नहीं रहे हो। देखो, हमारा जो क्लास है वो बहुत दिन के बाद रीओपन हुआ है, तो बहुतों को नहीं पता होगा, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं किया होगा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अब क्लास होगा या नहीं होगा। तो ये आपका फ़र्ज बनता है ना सबको बता देना। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ कि किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी शेयर करके लोगों तक पहुँचाओ और अपने इस परिवार को ग्रो करो, है ना। आप भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, तभी मज़ा आएगा दोनों को। ठीक है, चलिए, टाइम आप सभी को पता है। डेली जो लोग अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उन सभी को टाइम आप लोग जान लो, 8 बजे ये क्लास लाइव होता है और आपको लाइव ही आना है। देखो, लाइव टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ और है। और आपको पता है यहाँ पे कोई बकवास होता नहीं है, ये प्रीमियर में चलता है ना, ये लाइव स्ट्रीमिंग तो होता नहीं है जो मैं कमेंट पढ़ूँ टाइम बर्बाद करूँ। देखो, उस तरह आपको लगता है, लेकिन बहुत टाइम बर्बाद होता है उस तरह की क्लास में, है ना, जो स्ट्रीमिंग वाला होता है। अब कमेंट पढ़ो, फिर 5 मिनट इंतजार करो कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इन सारी चीज़ों से दूर हटके हमारा यहाँ पे जो फोकस रहता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। तो 1 घंटा जो आप देते हो, उस 1 घंटे में आप बहुत कुछ सीखते हो, आपका टाइम बिल्कुल कील नहीं होता है यहाँ पे, आप सभी को पता है। इसलिए 8 बजे डेली लाइव क्लास में आ जाया करो और टेस्ट दो, तभी मज़ा आएगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में हुए रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। रामोसी विद्रोह जब भी आए आपको याद रखना है, दो तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, एक रामोसी विद्रोह और एक रामोसी कृषक जत्था। मैंने बताया है ना, बस इसीलिए मैंने रिपीट किया ताकि आपका फिर से रिकॉल हो जाए, क्योंकि वहाँ मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, यहाँ मैं रामोसी विद्रोह पूछ रहा हूँ। कौन होगा इसका प्रणेता? इसका प्रणेता था सरदार चित्तर सिंह। ठीक है, कौन था? सरदार चित्तर सिंह। ठीक है, ये था रामोसी विद्रोह का। और दूसरा जो मैंने बताया था वो क्या था? रामोसी कृषक जत्था। ठीक है, इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता थे वासुदेव बलवंत फड़के। क्लियर? अच्छा, अगर रामोसी विद्रोह का मैं बात करूं कि कब हुआ था, तो ये रामोसी लगभग 1821-22 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दोबारा एक बार और फिर से 21-22 में चला था, दोबारा फिर से स्टार्ट हुआ था 1825-26 के आसपास ये दोबारा हुआ था। ठीक है, यानी दो टाइम ये है। ठीक है, और अगर मैं दोबारा दूसरा वाला जो है, अगर मैं इसका बात करूं, तो ये था उमाजी। उमाजी के नेतृत्व में ये दोबारा फिर से शुरू हुआ था रामोसी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे कन्याओं के भी उदाहरण मिले हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? यानी वैसी कन्या, वैसी लड़की जो शादी नहीं करती थी, वो क्या कहलाती थी? तो उनको कहा जाता था अमाजू। क्या कहलाती थी वो? उनको अमाजू कहा जाता था। अच्छा, दस्यु। दस्यु मैंने आपको पढ़ा रखा है। दस्यु किसको कहा जाता था? दस्यु कहा जाता था अनार्यों को, यानी जो आर्य नहीं है उनको कहा जाता था दस्यु। ठीक है, और इसके बाद दिख रहा है पौनभव। पौनभव क्या होता था? पौनभव है, उसके बाद है अधन्या। अगर ये टर्म आपको पता है, देखो इन सारे से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पौनभव कहा जाता था द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को। अगर कोई दो शादी करता है तो दूसरी वाली जो वाइफ होगी, उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे उनको कहा जाता था पौनभव। और अधन्या, अधन्या किसको कहा जाता था? तो अधन्या कहा जाता था दूध देने वाली गाय को। किसको कहा जाता था? दूध देने वाली गाय को। अगला क्वेश्चन है, सामवेद को उच्चारित करने वाले को क्या कहा जाता था? सामवेद का जो उच्चारण करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता। होत्री। होत्री किसके उच्चारण करता है? तो ऋग्वेद के। ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अथर्वयु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अथर्वयु। ठीक है, और ब्रह्म जो हैं ये थे किसके? अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता। तो सब आपका क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लो, होत्री ऋग्वेद, अथर्वयु जो हैं यह कौन थे? अथर्वयु थे यजुर्वेद। ठीक है, अथर्वयु यजुर्वेद, उद्गाता सामवेद और ब्रह्म कौन से? अथर्ववेद के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्य से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस साहित्य से आपको यह पता चलता है कि गुप्तकालीन में जो न्याय व्यवस्था था उसके दौरान उस न्याय व्यवस्था में न्यायालय 4 वर्गों में बटे हुए थे, या कहाँ से हमें पता चलती है? तो ये नारद स्मृति से हमें पता चलता है। ठीक है, कहाँ से पता चलता है? नारद स्मृति से। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन सभी ऑप्शंस में से अगर देखोगे तो शंकराचार्य का क्या है? शंकराचार्य का था अद्वैत वेदांत। क्या था? अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, इसके अलावा द्वैताद्वैत, द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैत, इन सभी के जो प्रणेता थे वो भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो द्वैताद्वैत के जो प्रणेता थे वो कौन थे? वो थे निम्बार्क। क्या नाम था उनका? उनका नाम था निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्क। उसके बाद द्वैतवाद, द्वैतवाद के आनंद तीर्थ। क्या नाम था इनका? आनंद तीर्थ। और उसके बाद विशिष्टाद्वैत, इसके कौन थे? इसके थे रामानुज। तो फिर से एक बार सुन लो, और द्वैत वेदांत किसका हो गया? शंकराचार्य। द्वैताद्वैत किसका हो गया? निम्बार्क। द्वैतवाद किसका हो गया? आनंद तीर्थ। ठीक है, और विशिष्टाद्वैत किसका हो गया? विशिष्टाद्वैत हो गया रामानुज। ठीक है, एक और आपसे पूछा जाता है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत किसी को अगर पता है तो बताओ, शुद्धाद्वैत के कौन थे? शुद्धाद्वैत के थे वल्लभाचार्य। ठीक है, ये 4-5 हैं जो आपसे पूछे जाते हैं सिद्धांत से रिलेटेड, उसको याद रखो आप। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खतरनाक, फ्लेमेबल, अधाय या इनफ्लेमेबल? तो इसको कहा जाता है इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, यानी ज्वलनशील पदार्थ जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड दिख रहे हैं इंग्लिश टर्म में, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल वो सभी ऑब्जेक्ट को फ्लेमेबल बोलेंगे जिसमें आग पकड़ सकता है। ठीक है, लेकिन इनफ्लेमेबल हुआ जिसमें बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से आग पकड़ सकता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बहुत से अलवणीय जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें डैश समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ लो पहले, सिंपल सा चीज है, एक है नदी और दूसरा है समुद्र। ठीक है, तो रिवर के जो भी प्राणी हैं वह समुद्र के पानी में नहीं रह सकते हैं और समुद्र के जो जीव है वह रिवर के पानी में नहीं रह सकते हैं। वही आपसे पूछा जा रहा है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि सॉल्टी वाटर के जीव जो स्वीट वाटर है उसमें नहीं रह सकते हैं और स्वीट वाटर वाले सॉल्टी में नहीं रह सकते हैं? क्योंकि उनके शरीर में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होने लगती है। उनको किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है? परासरणीय का। आप सभी को पता है कि जो जिस भी सॉल्यूशन में आप जिस तरह के ऑब्जेक्ट को रखोगे वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। यही तो होता है जब आप अचार बनाते हो, जब आप फूलने देते हो, आप किशमिश देखते हो सुबह वो फूल जाता है। ये सारे प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस है। ठीक है, तो इन सारे जीवों को भी, क्योंकि सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है नॉर्मल पानी का और सॉल्टी वाटर का, दोनों अलग अलग तरह के सॉल्यूशन है, तो होता क्या है उनके शरीर में ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, अगर सॉल्टी वाटर वाला प्लेन वाटर में आएंगे या प्लेन वाटर वाले सॉल्टी वाटर में जाएंगे, या तो उनके शरीर से पानी बाहर निकलने लगेगा या फिर उनके शरीर में पानी जाने लगेगा। तो इसी कारण से वो नहीं जीवित रह सकते हैं लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? अच्छा, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि हमारे संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किसका पड़ा है? तो वह 1935 के अधिनियम का पड़ा है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है 1935 का अधिनियम जो था वह किस पर आधारित था? तो वह साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उस पर आधारित था। ठीक है, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था 1935 का अधिनियम। और 1935 के अधिनियम का कुछ
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को आपको याद रखना है। क्या क्या था? सबसे पहले केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, लागू किया गया, और जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको समाप्त किया गया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तीसरा है इसके तहत एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, और केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? हिल्टन आयोग ने, ठीक है। उसके बाद बर्मा और आदन को भारत से बिल्कुल अलग कर दिया गया था, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और वो भी सीरियली पूछा जाएगा। इसमें से क्या 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रावधान नहीं था? तो याद रख लो जो मैं बता रहा हूँ, ये फालतू नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या था? केंद्र में द्वैध शासन और प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा था संघीय न्यायालय की स्थापना। तीसरा था एक केंद्रीय बैंक की स्थापना। चौथा क्या था? बर्मा और अदन को भारत से अलग करना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? स्थानीय स्वशासन का भारत में अग्रगामी किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? ये माना जाता है रिपन को, ठीक है। रिपन का कार्यकाल क्या था? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। रिपन का कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपन का कार्यकाल, तो रिपन का कार्यकाल है 1880 से लेकर 84 तक, ठीक है। ये 80 से लेकर 84 तक रहा था। और जैसे ही ये आया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीटन से जस्ट पहले कौन था? लीटन, ठीक है। तो लीटन के बहुत सारे चीजों को जो लीटन ने लागू किया था उसको रिपन ने खत्म किया था। ये आप पहले याद रखना। लीटन बुरा आदमी था और रिपन अच्छा आदमी था, इसीलिए इसको भारत का उद्धारक भी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का उद्धारक। तो मुझे कमेंट में बताओ, किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था? किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था? किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अच्छा, अब देख लेते हैं रिपन का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस 4-5 हैं और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। सबसे पहले 1881 में इसने क्या किया? 1881 में इसने नियमित जनगणना चालू किया। आपको पता है कि प्रथम जनगणना कब हुआ था? 72वें मेयो के समय में। लेकिन नियमित जनगणना कब चालू हुआ? 1881 में, रिपन के समय में, ठीक है। और 1881 में ही इसने एक और काम किया था। क्या किया था 1881 में? कारखाना एक्ट, प्रथम कारखाना एक्ट। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कारखाना एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में, रिपन के समय में, ठीक है। उसके बाद 1882 में इसने क्या किया? 1882 में एक तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी माना जाता है रिपन को, और 1882 में ही इसने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी, ठीक है। और 1882 में क्या किया था? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के प्रावधानों को कब समाप्त किया गया था? 1882 में। किसने किया? रिपन ने। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कब हुआ था? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1878 में। लीटन ने इसको लागू किया था और 82 में रिपन ने खत्म किया, ठीक है। और कुछ हुआ था इसके समय में? हाँ, और हुआ था इसके समय में जो सिविल सेवा में एंट्री का एज था। आपको पता है लीटन ने क्या किया था? लीटन ने इस एज को 21 से घटाकर 19 कर दिया था, ठीक है। यह है मैक्सिमम एज, याद रखना। सिविल सेवा में परीक्षा में बैठने के लिए मैक्सिमम एज लीटन ने 21 से घटाकर 19 कर दिया था। यानी 19 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लड़के उस सेवा में उस एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। तो इसको फिर से रिपन ने क्या किया? 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया मैक्सिमम एज सिविल सेवा में, ठीक है। और कुछ काम है? तो और भी काम है। 1883 में इसने एक और काम किया था। 1883 में क्या काम किया था इसने? 1883 में इल्बर्ट बिल पास किया था। क्या किया था? इल्बर्ट बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल था कि भारतीय जज जो हैं वह भी अंग्रेजों का फैसला कर सकते हैं, ठीक है। ये था इल्बर्ट बिल, और इसका अंग्रेजों ने पुरजोर विरोध किया था, और इसीलिए इल्बर्ट बिल के खिलाफ उन्होंने एक रिवॉल्यूशन निकाला था, जिसको क्या कहा जाता है? इल्बर्ट बिल के खिलाफ जो था उसको व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सारे बातें हैं जो आसान सारी चीजें हैं, लेकिन यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था? जल्दी बताओ, कौन था?
तो सादत खां था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ये था सादत खां। ठीक है, लगभग 1739 के आसपास में सादत खां की मृत्यु हुई थी और उसी टाइम में इसने लास्ट टाइम में आकर अवध को आजाद घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी? तुलसीदास ने, सबसे पहले आपको पता है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। अब आपको बताना है किसके समय में इसने लिखा था। तो इसने अकबर के समय में ये लिखा था। क्या? रामचरितमानस पाठ। ठीक है, रामचरितमानस। अच्छा, अकबर से रिलेटेड कुछ बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसका जन्म कब हुआ? इसका जन्म 1542 में हुआ था। इसका जन्म 1542 में किस डेट में हुआ? 15 अक्टूबर। ये भी याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाबर का 14 फरवरी और 15 अक्टूबर अकबर का। ये दो एग्जाम में डेट बार बार पूछे जाते हैं। 14 फरवरी बाबर का और 15 अक्टूबर अकबर का। ठीक है, ये दोनों याद रखना। कहाँ हुआ था इसका जन्म, अकबर का जन्म? ये भी आपसे पूछा जाता है। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कहाँ हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट में। किसके महल में इनका जन्म हुआ था? तो राणा विरसाल। ठीक है, राजा थे अमरकोट के, राणा विरसाल, उनके दरबार में, उनके महल में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, जन्म हुआ था वहां, लेकिन राज्याभिषेक भी पूछा जाता है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये दोनों बातें आपको क्लियरली याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इनका जो संरक्षक था वो कौन था? तो दो संरक्षक था इनका। बचपन में सबसे पहले इनको पता है 9 वर्ष की उम्र में ही अकबर को सूबेदारी मिल गई थी गजनी की। तो 9 वर्ष के उम्र में ही अकबर गजनी का सूबेदार बन गया था। और इनका जो संरक्षक था वो था कौन? 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। तो ये इनके संरक्षक के रूप में मुनीम खां काम करते थे। कौन करते थे? मुनीम खां। आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन याद रखना 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की उम्र तक मुनीम खां इसके संरक्षक थे। और 13 वर्ष के बाद बैरम खां इसके संरक्षक बने, जो कि 1561 तक इनके संरक्षक रहे थे। अब मैं बार बार 13 वर्ष क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि 13 वर्ष की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इनकी पिता यानी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद इन्होंने गद्दी संभाला। तो उस वक्त इनके संरक्षक जो 1556 के आसपास में इनके संरक्षक बने थे वो बने थे बैरम खां। ठीक है, और बैरम खां को भी नियुक्त किसने किया था? हुमायूं ने ही नियुक्त किया था। ठीक है, ये सारे बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी? 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये तालीकोटा जगह कहाँ है? यह है कर्नाटक में। ठीक है, इसको राक्षस तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी तालीकोटा युद्ध को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जिस गांव में ये युद्ध हुआ था वो गांव का नाम था राक्षस तांगड़ी, इसीलिए इसको राक्षस तांगड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें इस युद्ध में किसने भाग लिया था? तो एक तरफ से था विजयनगर और दूसरा तरफ से था दक्कन सल्तनत। ठीक है, दक्कन सल्तनत के जितने भी राजा थे वो सब मिल के विजयनगर से लड़ रहे थे। ठीक है, और विजयनगर का उस वक्त शासक कौन था? तो सदाशिव राय। क्या नाम था उनका? सदाशिव राय। ठीक है, ये थे उस वक्त के शासक और लास्ट में ये हार गए थे और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसका प्रधानमंत्री था? तो बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का। ठीक है, अच्छा आपको पता होना चाहिए नासिरुद्दीन कौन था? ये बलबन का दामाद था। बलबन का दामाद था नासिरुद्दीन। और बाद में जब नासिरुद्दीन रिटायर हो गया तो उसके बाद बलबन गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, बलबन ने कब से कब तक शासन किया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1265 से लेकर 86 तक इसने शासन किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। निम्न में से किसने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? किसने किया था? प्रतिहारों ने।
प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया था और ये जो युद्ध हुआ था 738 में, इसको राजस्थान का युद्ध कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की युद्ध कब हुई थी, तो 738 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। तो राजस्थान का युद्ध 738 में हुआ था और इसमें एक तरफ से थे प्रतिहार और दूसरे तरफ से थे अरब के जो भी लुटेरे आए हुए थे। तो प्रतिहार का शासक कौन था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नागभट्ट प्रथम कौन था प्रतिहार शासक? नागभट्ट प्रथम। इसके नेतृत्व में जितने भी राजपूत थे वो इसके नेतृत्व में लड़ रहे थे अरबों से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, आपने पढ़ा हुआ है। तो पूरा नाम है फ्रेडरिक बेंटिंग। फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। और ये धामेक स्तूप अभी है कहाँ? ये है वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान देने के लिए भारत सरकार द्वारा अच्छा 2 बार हो गया, भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आंसर आप सभी को पता है, वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म जगत में दिया जाता है। अच्छा, यहाँ से याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और 1969 में पहला जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? देविका रानी को। ठीक है, और अभी लेटेस्ट किसको दिया गया है? रजनीकांत को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अच्छा, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको ये बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। उपन्यास कॉमेडी ऑफ एरर्स के लेखक शेक्सपियर हैं। उपन्यास द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। उपन्यास गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक एफ जोनाथन डंकन हैं। अब आप बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। कॉमेडी ऑफ एरर्स के लेखक शेक्सपियर हैं और उपन्यास द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो हैं। लेकिन गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक जोनाथन डंकन नहीं है। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ अगर किसी को पता है तो। यह है जोनाथन स्विफ्ट। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने लिखा है गुलिवर ट्रेवल्स। तो आपका ये गलत हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा 1 और 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? जल्दी से बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा पद्मा। ठीक है, आप जानते हो जैसे ही गंगा बांग्लादेश में घुसती है हम लोग इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बांग्लादेश की प्रमुख नदी है और इसीलिए इसको गंगा की शाखा या गंगा का एक्सटेंडेड रूप भी हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा। और जब दोनों मिल जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेघना। ठीक है, ये 3 टर्म है जिसको याद रखना, पद्मा, जमुना और मेघना। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है धनबाद में। अगला क्वेश्चन है, समभारिकों में नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है? समभारिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। समभारिक, इसमें से इसमें से नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है? जल्दी बताओ। समभारिक में नाभिक की संख्या किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की? तो समान होती है। समभार, भार मतलब इसमें वजन जो है इसका वो बराबर है। वजन बराबर है मतलब एटॉमिक मास बराबर है। ठीक है, तो इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे नाभिक की संख्या पूछी जा रही है। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा इसमें बराबर होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर भिन्न होता है और एटॉमिक मास समान होता है। दूसरा इससे पूछा जाता है प्रोटॉन संख्या,
तो प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है, प्रोटॉन संख्या भिन्न होती है, समान नहीं होती है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होती है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, ये समान होती है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही नाभिक में पाया जाता है, वही आपसे पूछा गया था। तो दो तरह से आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके समय में हुआ था? लुई 14वां के समय में हुआ था। कब हुआ था, किसी को पता है, जल्दी से बताओ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में, और उस वक्त के शासक थे लुई 14वां। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर किसकी अभिक्रिया करके बनाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को किसकी अभिक्रिया से बनाया जाता है? जो भी आपके ऑप्शंस हैं यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, चूना और क्लोरीन की अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, नमी का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, आपको पता है, तो क्या होता है, जो इवेपोरेशन है कैपेसिटी है वह एयर की कम हो जाती है, ठीक है, एयर में ज़्यादा वाटर कंटेंट पहले से है, इसलिए कारण से इवेपोरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। आप जानते हो, अगर कोई भी पेंडुलम है तो एक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो पाथ है, इसको ट्रेवल करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने इसमें से क्या बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम बहुत ही फेमस शासक है राष्ट्रकूट वंश का, और इसने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको एलोरा का शिव मंदिर भी मिल सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? किस काल को वल्लभी काल के नाम से भी जाना जाता है? यह है गुप्त काल। गुप्त काल को वल्लभी काल के नाम से भी जाना जाता है, और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसने कहा था, या यह विचार किसने प्रकट किया था? यह मेगास्थनीज का विचार था, जो उन्होंने अपने बुक इंडिका में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके मदद से? तो अपने प्रधानमंत्री या अपने गुरु चाणक्य के मदद से, ठीक है। और अंतिम राजा था बृहद्रथ। और मौर्य वंश के जस्ट बाद कौन सा वंश आया? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। मौर्य वंश के जस्ट बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश के जस्ट बाद, अच्छा जस्ट पहले भी बता दो, बाद में भी बता दो। जस्ट पहले कौन सा था? नंद वंश, ठीक है। नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद, उसकी मृत्यु करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने, और इसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार मत मारना, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में नहीं लिस्टेड है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आपको पता है यह अनुच्छेद 39 में लिस्टेड है। 39 घ, ठीक है। कई जगह आपको 39 क में भी मिलेगा, लेकिन 39 घ याद रखना। 39 घ में ये लिस्टेड है, समान कार्य के लिए समान वेतन, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये अंग हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है?
प्रेस की स्वतंत्रता का बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी किसमें है? अनुच्छेद 19(1) क में, या अनुच्छेद 19(1) ए में, या अनुच्छेद 19(a) में, कुछ भी आपके ऑप्शंस में रह सकते हैं। तो ध्यान देना, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि 19(a) में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और प्रेस की स्वतंत्रता भी वही हुई। अच्छा, यहां से याद अगर आप रखना चाहो तो सारे को याद रख सकते हो, 19 वाला सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। 19(a) में आपने देख लिया क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में क्या है? बी में क्या है? बी में है आप कहीं पे भी गैदर कर सकते हो, ठीक है, इसकी आज़ादी, कहीं पे भी आप गैदर कर सकते हो, इसकी आज़ादी है बी में। सी में क्या है? सी में आप कोई भी संघ बना सकते हो, या ग्रुप बना सकते हो, या पार्टी बना सकते हो, तो संघ बनाने की आज़ादी सी में है। डी में क्या है? डी में आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की आज़ादी है, ठीक है। ई में क्या है? भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने की आज़ादी है। और एफ में क्या है? एफ में था आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब खत्म कर दिया गया, यानी 19(f) को खत्म किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि 19 के किस भाग को खत्म कर किस पार्ट को खत्म करके इसको संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया है। तो 19(f) याद रखना, 19(f) को खत्म कर दिया गया, और यहां से संपत्ति का अधिकार कहां ट्रांसफर कर दिया गया? 300 क में, ठीक है, 300 क में। और संपत्ति का अधिकार को कैसा अधिकार बना दिया गया? हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, वैधानिक अधिकार, वैधिक अधिकार, ठीक है, वैधिक अधिकार या कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। उसके बाद 19G आता है, और इसमें क्या है? जी में है व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये 19 का जो हमारा 6 मौलिक अधिकार है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद हमेशा रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? संसदीय व्यवस्था की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? दोहरी शासनात्मक व्यवस्था, बहुमत दल का शासन, शासन का नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। इन चारों ऑप्शंस में से बताओ कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है उसका क्या प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। राष्ट्रपति निचले सदन का विघटन तो कर ही सकता है, हमारे यहाँ भी होता है, आपको पता है हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, फिर भी जो निचला सदन हुआ यानी लोकसभा हुआ, उसकी विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष का। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं 5 वर्ष से, लेकिन आपको याद रखना है कि कैग का, ठीक है, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और किस अनुच्छेद में है इनका वर्णन? इनका वर्णन है 148 में। तो कैग की नियुक्ति 148 अनुच्छेद के तहत होती है। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता रखा है, कंफ्यूजन होता है महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल से। तो अटॉर्नी जनरल का है 76 और कैग का है अनुच्छेद 148। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या निर्माण होगा? अच्छा, अगर कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें आप जिंक मिला दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट आपका सही आंसर होगा, जिंक सल्फेट। देखो, जिंक प्लस आपको फॉर्मूला में भी लिखा मिल सकता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो यहाँ से इसका रिएक्शन क्या बनेगा? Cu अलग हो जाएगा और ZnSO4 बनेगा। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो हीरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ये होता है 2.42, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का सूत्र क्या है? 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 इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH, ये होता है इथेनॉल का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? आसान सा क्वेश्चन है। जो भी प्लांट सेल है, ठीक है, आपको पता है कि सेल वाल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं। तो प्लांट सेल का जो सेल वाल है वह किस चीज़ का बना होता है? तो वह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज के साथ एक और चीज़ होता है, वो आपको भी मिलेगा कहीं ना कहीं, पैक्टीन, ठीक है।
कई जगह आपको ये दोनों ऑप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना। अगर बीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है और वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है सेलुलोज और दूसरा रहता है पेक्टिन, तो आप सेलुलोज मार के आगे मत बढ़ना। ऐसा मैं इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि ये सब गलती एग्जाम में होता है, तो आपको सीख के रखना है। सेलुलोज और पेक्टिन दोनों से बना होता है सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो आपको पता है नाइक्रोम का उपयोग कहाँ होता है? ये हीटर में हम लोग करते हैं, विद्युत हीटर में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव मुख्य रूप से निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस का प्रभाव मुख्य रूप से क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है F बाय एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया। यहाँ पे दिख रहा है वेग, समय, दूरी, तो इसमें तो ना तो फोर्स है ना ही और कुछ है, तो हमारा तो डिपेंड जो करता है वो फोर्स और एरिया पे करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरिया यानी क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक यानी पावर, पावर का एसआई मात्रक होता है वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल के संतुलन के लिए हमारा कौन सा अंग उत्तरदायी है? कौन सा अंग है? हमारा किडनी यानी गुर्दा, ये जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? अच्छा, ऐसे थैलोफाइट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन वो पूछा गया, लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, कोई बात नहीं। तो वैसा थैलोफाइट जो स्वपोषित होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं और उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो वह कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? तो सही आपको दिख रहा होगा पहले से ही, ये है शैवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? विश्व की ब्रेड बास्केट किस बायोम को कहा जाता है? जो भी आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ से मध्य अक्षांश जो घास स्थल है उसको विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका निम्न में से किसके द्वारा पृथक यानी अलग होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य से ये दोनों अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशनवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपके प्लांट से है, ठीक है। प्लांट का आप इस टर्म को समझ लो, ये क्या है प्रकाशनवर्ती संचलन। प्लांट आप देखते हो कि जहाँ से सनलाइट आता है उसी तरफ प्लांट ग्रो करने लगता है। अगर नीचे रखोगे तो ये सीधा डायरेक्ट ग्रो करेगा, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा जगह है जहाँ पे जिसके ऊपर पे शेड है तो आप देखोगे ये मुड़कर सूर्य के तरफ, सूर्य के रोशनी के तरफ ही जाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? किस हार्मोन के कारण होता है? ये किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ, कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेवार है? कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? ये है ऑक्सीन, जो इसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। प्लांट्स में मुख्यतः 5 हार्मोन होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। 5 हार्मोन होते हैं, कौन कौन सा? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 हार्मोन होते हैं। इसमें से ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। जितना भी वृद्धि होता है, चाहे जैसा भी वृद्धि हो, वो सब ऑक्सीन देखता है। जिब्रेलिन क्या है? ये सबसे पहले डोरमेंसी तोड़ता है, जैसे आप सीड को फूलने दे देते हो, उसके बाद क्या होता है? ये जर्मिनेट होता है, ठीक है। ये जो डोरमेंसी स्टेज है इस सीड का, वह कौन तोड़ता है? वह जिब्रेलिन तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब प्लांट की पत्तियां हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, तो उसको गिराना, जो भी इस तरह के काम है वो सब जिब्रेलिन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है आपका साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वह ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। यानी वृद्धि हार्मोन भी हुई, और साइटोकाइनिन का दूसरा जो काम है सेल डिवीजन में मदद करना, ठीक है। यह है साइटोकाइनिन का काम। और उसके बाद आता है आपका एथिलीन। एथिलीन जानते हो, ये इसका काम क्या है? फल को पकाना, ठीक है। और एक मैंने बताया अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड का काम क्या है? अब्सिसिक एसिड का काम है जितना भी साइकोलॉजिकल एसेंशियल्स हैं प्लांट के, उन सभी को कंट्रोल करना, जैसे कि लीफ का स्टोमाटा क्लोज करना, ठीक है। उसके बाद आपका ऑस्मेटिक रेगुलेशन जो होता है प्लांट में, वो सब काम किसका है? अब्सिसिक एसिड का। ये सारे काम भी आपको याद रखना है, नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा बनाइए। अच्छा, 1 में दिया हुआ है आपको कुछ रोगवाहक, दूसरे में दिया हुआ बीमारी, आपको सही जोड़ा बनाना है। पहला एनोफिलीज मच्छर,
क्यूलेक्स, रेत मक्खी, सीसी मक्खी। जल्दी से मैच करो और बताओ सही आंसर क्या होगा। एनोफिलीज मच्छर किसका रोग वाहक है? ये मलेरिया का रोग वाहक है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर किसका है? ये फाइलेरिया का है। रेत मक्खी किसका है? ये कालाजार का है। और सीसी मक्खी नींद की बीमारी रोग वाहक है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ऑप्शंस लंबे लंबे हैं पर आसान है। आप जानते हो कि जो वाइट सरफेस होता है और वो बहुत ही अगर चिकना हो तो वो कैसा होगा? वह ताप का खराब अवशोषक होगा और अच्छा परावर्तक होगा, यानी रिफ्लेक्टर होगा। सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? सही ऑप्शन सी दिख रहा है, ताप का खराब अवशोषक और अच्छा प्रवर्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? ये मैंने आपको बता रखा है, हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है और हड्डियों को मसल से कौन जोड़ता है। तो मैंने यहाँ बताया था आपको क्या याद रखने के लिए, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें M से मसल्स, B से बोन और T से टेंडन। तो टेंडन हो गया हड्डी से मसल्स को, तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? आसान सा क्वेश्चन है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन, और पहला कौन सा है? गंगा बेसिन, ठीक है, और दूसरा है गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न व पद्मश्री सभी प्रदान किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आपके ऑप्शंस में खिलाड़ी हैं, इसमें से आपको बताना है वह खिलाड़ी कौन है जिनको ये सभी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन है वो है पुलेला गोपीचंद, ठीक है। ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको ये सभी पुरस्कार मिला हुआ है। अच्छा, यहाँ से आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो है, इसका नाम अब क्या हो गया है? इसका नाम ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? बहुत बार आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा, मैराथन रेस की दूरी यह कितनी होती है? तो मैराथन रेस की दूरी 26 मील 385 गज होता है। कितना होता है? 26 मील 385 गज। और इसकी शुरुआत पहली ओलंपिक में हुई थी। पहला ओलंपिक कब शुरू हुआ है? मॉडर्न ओलंपिक 1896 में। इसमें इसको सबसे पहली बार शामिल किया गया था। 26 मील 385 गज का मैराथन रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको राज्य दिए हुए हैं और वहां पे कितने राज्यसभा में सीट हैं उसके वो दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18 और महाराष्ट्र 19। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। आंध्र प्रदेश में 18 नहीं होता है, आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा के, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। इसी दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाते हैं। और जो भी आपका खेल रत्न पुरस्कार है, अभी आपने देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न पहले नाम था और अब हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उसका नाम हो गया है। तो वो पुरस्कार प्लस अर्जुन पुरस्कार ये इसी दिन अनाउंस किया जाता है, 29 अगस्त को ही, मतलब अनाउंस नहीं, दिया जाता है, ठीक है। किस तारीख को दिया जाता है अगर ये पूछा जाए तो 29 अगस्त को होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? लिब्रो टर्म जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो टर्म संबंधित है वॉलीबॉल से। किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा अभी का जो ओलंपिक हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020 इससे भी रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो आप याद रखना कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने नहीं जीता है? सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, मीराबाई चानू। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मीराबाई चानू। सुमित अंतिल पैरा ओलंपिक प्लेयर है, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी है, और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इस बार और गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक खिलाड़ी है और इसने नॉर्मल जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें इन्होंने पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा आपको पता है कि व्यक्तिगत रूप से जो पहला भारत को गोल्ड मिला है वो अभिनव बिंद्रा ने ही दिलाया है 2008 में। कब दिलाया था? 2008 में। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं और इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल दिलाया।
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया, कब? 2021 में। ठीक है, तारीख क्या था? 7 अगस्त। और 7 अगस्त को अब भारत में हर एक वर्ष क्या मनाया जाएगा? जेवलिन थ्रो डे। और सुमित अंतिल ये भी भाला फेंक से हैं लेकिन पैरालंपिक खिलाड़ी है। मीराबाई चानू ये ओलंपिक 2021 में आयोजित हुआ, इसमें इनको क्या मिला? इसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार वर्ष 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? अच्छा, यहाँ से दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1985 से। और प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार O.M. नाम्पियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, B.V. भागवत, इन सभी को मिला है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। अगला क्वेश्चन है, एन पासेंट खेल किस खेल से संबंधित टर्म है? एन पासेंट ये टर्म किस खेल से संबंधित है? ये टर्म शतरंज से संबंधित है। शतरंज खिलाड़ी आप देखते हो बैठ के नींद मारते रहते हैं, है ना? आप देखते हो टेबल लगा के और बैठ के नींद मारते रहते हैं। तो ये किसी भी चाल से पहले जो गहन सोच विचार करते हैं उसी को कहा जाता है एन पासेंट। समझ में आया क्या है एन पासेंट? तो चाल के दौरान या किसी भी चाल को चलने से पहले कोई भी खिलाड़ी गहन सोच विचार करता है, उसी गहन सोच विचार की प्रक्रिया को एन पासेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये दोनों का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे अनुसूचित जाति का पूछा गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? कितना सीट आरक्षित है? तो टोटल 84 सीट है जो लोकसभा में एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वहीं पे अगर एसटी आपसे पूछा जाता तो आंसर क्या होता? तो आंसर होता 47। एसटी के लिए 47 सीट और एससी के लिए 84 सीट लोकसभा में आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी मैंने बताया इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। लेकिन आपको बताना है ये प्रथम बार किसको मिला था? तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। कब? 1991 में। याद रखना है आपको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991-92। ठीक है, इसमें इसकी शुरुआत हुई थी और प्रथम पुरस्कार मिला है विश्वनाथ आनंद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य आवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो जंक ईमेल जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्पैम कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग का बात किया जा रहा है। अगर किसी भी सदस्य के रूप में न्यायालय का कोई जो न्यायाधीश है उनको नियुक्त किया जाता है तो किसका परामर्श जरूरी है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जरूरी है। लेकिन जो नॉर्मल सदस्य चुने जाते हैं उसके लिए एक कमेटी गठित किया जाता है। ठीक है, एक कमेटी गठित किया जाता है। उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें सीएम होते हैं। ठीक है, उसमें होम मिनिस्टर होते हैं, जो राज्य के होम मिनिस्टर हैं वो। और तीसरा, जो अगर वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा का स्पीकर, और विधानसभा विधान परिषद दोनों है तो दोनों का स्पीकर, और चौथा दोनों का विपक्ष का नेता। ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं उस कमेटी में जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य को चुनता है। ये सब परामर्श देते हैं और इनके परामर्श से ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन अगर किसी आसीन न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो उसके लिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, इसका दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। इसका दूसरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था। याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था? गाजी मलिक। इसने 1320 में किसकी स्थापना की? 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की, अंतिम खिलजी शासक को पराजित करके। और अंतिम खिलजी शासक कौन था? खुसरव शाह। ठीक है, खुसरव शाह ये अंतिम खिलजी शासक था जिसको पराजित करके
गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना आपसे पूछी जाए कब की गई थी, तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी, जिसके अधीन ये सब काम होता है, पुरातत्विक वाला काम होता है। और ये किसके अधीन स्थापित किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के अधीन। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनका जन्म किस राज्य में, अगर ये पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इनका जन्म बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम संबंधित था। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। 1909 का अधिनियम पृथक निर्वाचन से संबंधित है, यानी पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से संबंधित है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें मार्ले कौन था, मिंटो कौन था? दो आदमी था। मिंटो आप जानते हो उस वक्त का जो गवर्नर जनरल था वो था, और मार्ले कौन था? मार्ले सचिव था। तो दोनों आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से सचिव कौन था, तो मार्ले सचिव था। ठीक है, और इसी में पृथक निर्वाचन की जो नींव है वो डाली गई थी मुस्लिमों के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है? रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ तो इससे रिलेटेड इससे पीछे आया था, मुझे याद आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी मैंने बताया था आपको 39 घ या 39 डी में ये वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो लैगून को केरल में कयाल कहा जाता है। ठीक है, तो केरल के लैगून को क्या कहते हैं? कयाल। लैगून आप जानते हो, लैगून का निर्माण क्या कैसे होता है? अगर समुद्र का पानी कहीं पे अंदर घुस जाए और फिर इसमें धीरे धीरे ब्लॉकेज आ जाए, कोई मिट्टी इसमें गिर गया, बालू जमा हो गया, जो भी हो जाए, ये ब्लॉक हो जाता है, यानी समुद्र से इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है, तो ये जो झील रूपी आकृति बनती है इसी को लैगून कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ये हमेशा समुद्र के किनारे पर ही बनता है। सबसे बड़ा अपना यहाँ पे लैगून कौन सा है? चिल्का लेक, आप सभी जानते हो, उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी का झील भी इसको कहा जाता है। और केरल में इसी लैगून को क्या कहा जाता है? कयाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कैनियन नदी, ज्यूजन वायु, इसेलबर्ग हिमनद, मोरेन हिमनद। अच्छा, आपको दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में ये, कि कौन सी आकृति या कौन सा जो लैंड फॉर्म है वह किसके द्वारा निर्मित होता है। जैसे वायु के नदी के द्वारा कैनियन, वायु के द्वारा ज्यूजन, ठीक है, हिमनद के द्वारा इसेलबर्ग और हिमनद के द्वारा मोरेन। तो ये आपने पढ़ा होगा कि किसके द्वारा ये सभी जो लैंड आकृतियां हैं, लैंड फॉर्म हैं, वह बनती हैं। इसमें से गलत कौन सा है आपको ये बताना है। इसमें से गलत है आपका इंसेलबर्ग। ठीक है, इंसेलबर्ग हिमनद के द्वारा नहीं, बल्कि ये हवा के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा या वायु के द्वारा। ये होता क्या है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में मान लो ये है पत्थर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, इसका अपर्दन चालू हो जाता है, यानी ये घिसने लगता है और घिस घिस के गिरने लगता है। लेकिन अगर ये सॉलिड है, ठीक है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है, पूरा कठोर है, तो क्या होगा, ये नहीं घिसेगा। तो इन्हीं आकृतियों को कहा जाता है इंसेलबर्ग। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली है एक, आसान सा क्वेश्चन है। स्ट्रोम्बोली एक ज्वालामुखी है, तो कैसा ज्वालामुखी है? ये एक जागृत ज्वालामुखी है जो इटली में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम यह किस वर्ष लाया गया था? कब लाया गया था? 1974 में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं। यह है पेपेवर सोमनिफेरम। क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम। यह है अफीम का वनस्पतिक नाम।
अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2021 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तीसरी, छठी, पांचवी, सातवीं? जल्दी बताओ। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत कितनवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आसान सा क्वेश्चन है। सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी डैश से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? यानी सोवियत संघ का यूएसएसआर जो है इसका विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद श्वसन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, पत्ती का वह पार्ट जहां से वह श्वसन लेता है, यानी इन शॉर्ट आपसे पूछा जा रहा है छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टोमाटा कहा जाता है, जो कि सारे जो रेगुलेशन है, जो बाहरी आदान प्रदान है उसका जो रेगुलेशन है वो करता है। ये एक तरह का ओपनिंग है पत्तियों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? बेस्टिल जेल घटना बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। किस देश का? तो फ्रांस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। ठीक है। और बेस्टिल जेल की घटना ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। ये घटना कब घटा था? 1789 में। डेट है 14 जुलाई। 14 जुलाई का डेट फ्रांस में बहुत अहम है। ठीक है। क्योंकि इसी दिन जो फ्रांस की क्रांति का जन्म आप बोल सकते हो वो हुआ है। ठीक है, 1789 में। और ये बेस्टिल जेल पर जनता के जो हमला है उससे हुआ था। जितने भी उसमें कैदी थे जो क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे उन सभी को छुड़ा लिया गया था और वहां से फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र कौन सा है? भारत में एक प्रमुख लौ अयस्क क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? यह है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। ठीक है। तो भारत में मेनली जो लोहा है वो आपको कर्नाटक में, ओडिशा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, ये चारों का नाम आप याद रखना। मेनली यहाँ से आपको लोहा मिल सकता है। कहाँ कहाँ से? कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों से। अच्छा, कुछ कुछ क्षेत्र है जो लौ अयस्क क्षेत्र हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुंद्रेमुख किसके लिए फेमस है? लोहा के लिए। कहाँ है ये कुंद्रेमुख? तो कर्नाटक में है। ठीक है। जो बता रहा हूँ इसको याद रखना। कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। उसके बाद मयूरभंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज और क्योंझर ये कहाँ है? ये है ओडिशा में। ठीक है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, सिंहभूम कहाँ है? ये है झारखंड में। और बेलाडीला, बेलाडीला भी बहुत फेमस है। ये कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। इन सभी को आप याद रखना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला पहला राज्य जो है वह कौन बना है? कौन बना है? वह राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू हुआ है? हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? तो हार्ट फेलियर बायो बैंक केरल में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर, अच्छा इतना बार मैंने बताया, क्वेश्चन भी आज आपका आ गया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। क्या है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा राज्य सरकार है वो है उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय महिला इटली के लग्जरी ब्रांड बल्गारी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बल्गारी की अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? तो भारत का पहला शहर जिसने 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है वह कौन सा शहर है? वह है भुवनेश्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पीवी सिंधु
ने कितना मेडल जीता है ओलंपिक में? तो टोटल 2 मेडल पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में नया लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो दीपक दास को। इससे पहले सोमा रायवर्मन थी, इनको हटाकर दीपक दास को नया सीजीए नियुक्त किया गया है। इसको कैग से कंफ्यूज मत करना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। कैग अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और यह है सीजीए। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए? भारतीय उप सेना का उप प्रमुख जो जी अशोक कुमार पे नियुक्त हुआ है वो कौन है? वो है एस.एन. घुरमाड़े। कौन है? एस.एन. घुरमाड़े। ये हैं जो जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार से 2021 में किसको सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? ये साइरस पूनावाला को किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व रेंजर दिवस मनाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान शुरू किया है? मिशन निर्यातक बनो अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यह किस राज्य का है? ये केरल का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? मिस इंडिया यूएसए का खिताब अभी हाल ही में वैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? वैदेही डोंगरे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी वह राज्य कौन है जो ट्रांसजेंडर को आरक्षण देगा सरकारी नौकरियों में? कौन है? अच्छा, यहाँ 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, चौथा ऑप्शन नीचे आ गया है, और चौथा ऑप्शन क्या है? कर्नाटक। ठीक है, डी जो है वह है कर्नाटक। तो सही आंसर आपका डी है, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने ही ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? कौन सा देश गोल्डन राइस को उत्पादित करने का परमिशन देने वाला पहला राज्य बना है? यह है फिलीपींस। और गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बम्बई। क्या नाम है इनका? बसवराज बोम्मई। ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक है, तो क्या गाइस, यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन आज का पूरा होता है। आई होप कि बहुत कुछ आपने सीखा होगा और बहुत चीज़ें आपकी रिवीजन हुई होंगी। ठीक है, और जहाँ तक है पीडीएफ की बात, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ मांगते हैं, तो पीडीएफ मैं इसका अभी नहीं दूंगा क्योंकि पीडीएफ का मिसयूज़ किया जाता है। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो पर आकर ही पढ़ना होगा, पीडीएफ अवेलेबल मैं नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको अब तो इन्फॉर्म कर दो कि क्लास रेगुलर चालू हो चुका है और आप सभी जरूर आए। क्लियर। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय।